गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएमसी के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं बीना सिंह वेरावली स्कूल से। आज हम वापस से प्रकाश का परावर्तन चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। जो कुछ डाउट्स वगैरह रह गए होंगे वो इस बार वापस से रिवाइज करके क्लियर कर लेंगे। ठीक है। कक्षा 9वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का 11वां चैप्टर प्रकाश का परावर्तन भाग 1, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, प्रकाश मतलब लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका हम वापस से अध्ययन करेंगे। तो आज हमारे चर्चा के टॉपिक्स क्या क्या होंगे? प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण कैसे तैयार किया जाता है, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण है पहला प्रकार, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब, उसमें कौन कौन से दो स्रोत रहेंगे? एक बिंदु स्रोत और एक विस्तारित स्रोत। इसी तरीके से गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वापस से टॉपिक सब टॉपिक्स ये कर रही हूँ। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, दर्पण कैसे तैयार किया जाता है, दर्पण के प्रकार, उसमें सबसे पहला टॉपिक समतल दर्पण। समतल दर्पण के अंदर पढ़ेंगे कि उससे प्रतिबिंब किस प्रकार का प्राप्त होता है। बिंदु स्रोत और विस्तारित स्रोत, ये दो स्रोतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनसे प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है समतल दर्पण की सहायता से। और उसके बाद है गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या होता है? बहुत ही आसान। प्रकाश हमारे आसपास की घटनाओं की जानकारी देने वाला संदेश वाहक होता है। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो हमें आसपास की जो सुंदर घटनाएं होती हैं उसकी जानकारी नहीं होगी, हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट चली जाती है रात के वक्त लाइट चली जाने पर क्या होता है? हमें घर के अंदर रहेंगे तो हमें कोई वस्तु बराबर दिखाई नहीं देती है, उससे टकराने का खतरा होता है। तो वही चीज अगर दिन में लाइट नहीं होगी तो सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होगा? हमें दिखाई देती है वस्तुएं। लेकिन जिस जगह पर बिल्कुल भी लाइट नहीं होगी उस जगह पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए प्रकाश के अस्तित्व के कारण ही हम अपने आसपास की सुंदर घटनाओं को देख सकते हैं, जैसे कि सूर्योदय, सूर्यास्त, इंद्रधनुष, हमारे आसपास के सुंदर विश्व के हरे भरे वन, रंग बिरंगे फूल, दिल में नीला आकाश दिखने वाला, अंधेरे में चमकने वाले तारे, हमारे आसपास की कृत्रिम वस्तुएं भी हम प्रकाश के अस्तित्व के कारण ही देख पाते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश क्या है? हमारे आसपास की घटनाओं की जानकारी देने वाला संदेश वाहक होता है। प्रकाश दृष्टि की संवेदना निर्मित करने वाला विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंगों के बारे में अध्ययन किया है, तो उसी तरीके से यह किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के पृष्ठभागों के कारण परावर्तन भी कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो हमें पढ़ना है कि प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ है और परावर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसे किसी वस्तु पर लाइट की किरण गिरी, आपतित किरण अगर गिर रही है
तो वह क्या होगा, वहां से टकरा कर परावर्तित होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें वह वस्तु दिखाई देती है। क्या होता है, किसी भी सतह पर अगर लाइट की किरण गिर रही है, बहुत सारी जगहों से लाइट रेज आती हैं, वह वहां पर गिरती है और वहां से क्या होती है, परावर्तित होती है। परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और आंखों तक पहुंचने के बाद ही हमें वह वस्तु दिखाई देती है। अब आप पूछोगे कि परावर्तन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो परावर्तन के प्रकार कैसे होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन पूछेंगे तो राइट हैंड साइड का पहली आकृति देखिए, उसमें लिखा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब नियमित परावर्तन। यह नियमित परावर्तन कैसे होता है, जब कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठभाग पर गिरती है, समतल पृष्ठभाग पर गिरती है तो कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, नियमित परावर्तन, जिसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। नियमित परावर्तन कब होता है, जब सतह चिकनी होती है और ऐसे चिकनी सतह से, समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो हम उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और उसका अपोजिट अनियमित परावर्तन किसे कहेंगे, जब पृष्ठभाग खुरदुरा होगा, ऊपर नीचे होगा सतह, उसकी सतह चिकनी नहीं होगी, तो ऐसी जगह से जो परावर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश के पृष्ठभाग की जो सतह होती है वह चिकनी होती है या समतल होती है, ऐसी जगह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब उसका पृष्ठभाग खुरदुरा होता है, ऐसी जगह से होने वाले परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब उसके बाद में नीचे एक आकृति दी गई है, उसमें जो ब्लू लाइन है उसे हम इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण कहते हैं, और जो लाल लाइन दिख रही है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। थीटा आई जो दिख रहा है वह एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतित कोण, और थीटा आर जो दिख रहा है उसे हम परावर्तित कोण कहते हैं। तो इसमें वही दिखाया गया है, जब सतह चिकनी है तो फिर नियमित परावर्तन, और जब सतह खुरदुरी है तो अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, दर्पण और दर्पण के प्रकार। आप पूछेंगे दर्पण होता क्या है। दर्पण तो हमने अपने घर में बहुत सारे देखे हैं, घर में कहीं छोटे दर्पण, बड़े दर्पण, फिर कबर्ड में लगा हुआ दर्पण होता है, फिर शोकेश में दर्पण लगा हुआ होता है, इसी तरीके से वाहनों में आप लोग देखे रहोगे दर्पण लगा हुआ होता है। तो ये अलग अलग दिखने वाले दर्पण के बारे में हम चर्चा करेंगे कि दर्पण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, पहले हम जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें चमकीले पृष्ठभाग की आवश्यकता होती है, क्योंकि चमकीला पृष्ठभाग कम प्रकाश अवशोषित करता है, इस कारण अधिक से अधिक प्रकाश का परावर्तन होता है। तो क्या प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें हमेशा किस पृष्ठभाग की आवश्यकता होती है, चमकीले पृष्ठभाग की। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें चमकीले पृष्ठभाग की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें चमकीले पृष्ठभाग की आवश्यकता होती है क्योंकि चमकीला पृष्ठभाग कम प्रकाश अवशोषित करता है और अधिक से अधिक
प्रकाश का परावर्तन करता है, जिसके कारण वह वस्तु हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देती है। इसलिए हम चमकीले पृष्ठभाग की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो वह पृष्ठभाग जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन करके सुस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण परावर्तक पृष्ठभाग होता है। मतलब अगर हम लोगों को साइंटिफिक विज्ञान की भाषा में बताना है, तो विज्ञान की भाषा में अगर हमने बताना है तो क्या होगा? वह पृष्ठभाग जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन करके सुस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, उसे दर्पण कहते हैं। ये साइंटिफिक इसकी परिभाषा होगी, इसको एकदम अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अगर पूछा जाएगा कि दर्पण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखो, तो उसकी परिभाषा में आप क्या लिखोगे? वह पृष्ठभाग जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन करके सुस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, उसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के प्रकार भी पूछा जाएगा कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? समतल दर्पण व गोलीय दर्पण। तो दर्पण और दर्पण के प्रकार लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? वह पृष्ठभाग जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन करके सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसे दर्पण कहते हैं। और दर्पण के दो प्रकार हैं, एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण का वो लड़की जो आईने में अपना फोटो देख रही है, वह समतल दर्पण का एग्जाम्पल है। और गोलीय दर्पण जो स्फेरिकल मिरर लिखा हुआ है, वह गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? दैनिक जीवन में अनेक जगहों पर समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल चिकने कांच के पिछले पृष्ठ पर एल्यूमिनियम या चांदी धातु का पतला परावर्तक लेप लगाने से समतल दर्पण तैयार किया जाता है। परावर्तक पृष्ठभाग को अपारदर्शी करने के लिए, पृष्ठभाग का संरक्षण करने के लिए धातु के परावर्तक लेप पर लेड ऑक्साइड जैसे पदार्थ का लेप लगाया जाता है। मतलब इन शॉर्ट इसमें क्या कहा गया है कि दैनिक जीवन में हम समतल दर्पण का उपयोग बहुत जगहों पर करते हैं। इसमें क्या होता है, इसके पिछले पृष्ठभाग पर एल्यूमिनियम या फिर चांदी धातु का पतला लेप लगाया जाता है और लेप लगाकर इसे समतल दर्पण को तैयार किया जाता है। और इसका संरक्षण करने के लिए जो धातु हमने लगाया है, उसका संरक्षण करने के लिए इसमें लेड ऑक्साइड का लेप लगाते हैं। अगर कभी घर पर कोई आईना टूटा हुआ होगा तो आप लोग देखेंगे उसमें पीछे के साइड लाल कलर का पदार्थ दिखता है। वह लाल कलर का पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि लेड ऑक्साइड होता है। लेड ऑक्साइड क्या होता है? लाल कलर में होता है। तो अगर हमें पूछा जाएगा कि समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, तो समतल दर्पण क्या करेंगे, एक कांच का टुकड़ा लेंगे, उसके पीछे पृष्ठभाग पर हम चांदी या फिर एल्यूमिनियम धातु का क्या करेंगे, लेप लगाएंगे। और इस लेप को बचाए रखने के लिए इसके पीछे लेड ऑक्साइड का पतला लेप लगाएंगे। इसके द्वारा क्या होगा, हमारा समतल दर्पण तैयार होगा। ऐसे ही जो एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक, उनका नाम था जस्टस वॉन लिविंग। इन्होंने भी पहली बार कांच से दर्पण तैयार किया था। इन्होंने क्या किया था, जर्मन वैज्ञानिक जस्टस वॉन लिविंग ने
जस्टिस वॉन लिविंग ने एक सादा कांच लिया और उस सादे कांच के पीछे के पृष्ठभाग पर समतल पृष्ठभाग पर चांदी का लेप लगाया और दर्पण को तैयार किया। इसे ही रजत कांच परावर्तक कहते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि रजत कांच परावर्तक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जस्टिस वॉन लिविंग जो थे, उन्होंने सादे कांच के टुकड़े से समतल दर्पण तैयार किया था। कैसे तैयार किया था? उसके पीछे वाले पृष्ठभाग पर चांदी का लेप लगाया था और उससे ही दर्पण तैयार किया था। इसे ही क्या कहा? जस्टिस वॉन लिविंग नामक वैज्ञानिक ने इससे ही कांच तैयार किया था, दर्पण तैयार किया था कांच के द्वारा। फिर से बोल रही हूँ, समतल दर्पण कैसे तैयार किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग हम अपना मिरर में चेहरा देखने के लिए करते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम उसके पिछले पृष्ठभाग पर एल्यूमिनियम या चांदी का पतला लेप लगाते हैं। इससे क्या होगी? पीछे की सतह चमकीली हो जाएगी और वह फटाक से क्या होगी? परावर्तित करेगी किसी भी किरण को। और उसका संरक्षण करने के लिए पीछे लेड ऑक्साइड का पतला लेप लगाया जाता है। इसके बाद कहा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है, इसमें ये जान लीजिए। यह हमेशा पूछा जाएगा जब आप आगे की कक्षाओं में फिजिक्स सब्जेक्ट लेंगे, तो उसमें तुम्हें पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का सिर्फ और सिर्फ 3 नियम है। क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था आई, थीटा आई और थीटा आर। इसका मतलब क्या होता है? थीटा आई बराबर थीटा आर। मतलब जो आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बना हुआ कोण है वह किसके समान होगा? परावर्तन कोण और अभिलंब के द्वारा बने हुए कोण के। इधर देखो सब लोग, आकृति में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो आकृति है उस आकृति को पहले समझ लेते हैं। इस आकृति में क्या क्या चीजें हैं? पहली है रेड कलर की जो किरण बनी हुई है, वह है आपतित किरण। और वह सरफेस जो मिरर है PQ है, उस पर गिर के जल तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो परावर्तित किरण है उसको हम हरा कलर के द्वारा दर्शाया है। हरे कलर की जो किरण है वह है परावर्तित किरण। और बीच में 90 अंश का एक लाइन खींचा गया है। 90 अंश की इस लाइन को हम और कुछ नहीं बल्कि अभिलंब कहेंगे। अभिलंब जो है वह कांच और उस किरण के बीच में 90 अंश का कोण का निर्माण करती है। लंब खींचा गया है, जो लंब कांच पर जो लंब खींचा गया है उसे हम अभिलंब कह रहे हैं। तो किरण AO जो है वह आपतित किरण, बिंदु O जो है वह आपतन बिंदु, किरण OB परावर्तित किरण, किरण ON अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के कोण का मध्य का कोण AON, जिसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का जो कोण है BON, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हुई हमारी आकृति। अब इसमें परावर्तन का नियम क्या है ये जानेंगे। परावर्तन का क्या नियम है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप समान होता है। मतलब I बराबर R होगा। जो कोण I का मान अगर 30 अंश है तो कोण R का मान भी 30 अंश ही होगा। तो इस तरह से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या माप क्या होता है? समान होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्रतल में स्थित होता है। इसका क्या अर्थ है? एक ही प्रतल मतलब एक ही प्लेन में, मतलब जैसे बुक में एक ही दिशा में सब होंगे। आपतित किरण भी उसी पेज पर होगा, परावर्तित किरण भी उसी पेज पर होगा और अभिलंब भी उसी पेज पर होगा।
इसे बोला जाता है एक ही प्रतल में। आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर होती है। मतलब आपतित किरण लेफ्ट में है तो परावर्तित किरण उसके अपोजिट यानी राइट हैंड साइड में होगी। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम आप लोगों को समझ गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप समान होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्रतल में स्थित होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत दिशा में होते हैं। यही हमारा परावर्तन का नियम है। ठीक है, इसके पहले समतल दर्पण का एक टॉपिक रह गया। समतल दर्पण में देखो, एक आदमी है, उसका राइट हैंड जब मिरर में देखता है तो वह लेफ्ट हैंड बन के दिखता है। दिख रहा है सबको? जब वह आदमी खड़ा हुआ है मिरर में और उसका जो राइट हैंड साइड है वह मिरर में देखते समय लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देता है, उसका हाथ लेफ्ट हैंड दिखता है जो राइट हैंड है। उसी तरीके से एक आदमी जो है वह बॉल खेल रहा है, फुटबॉल। वह फुटबॉल उसने राइट हैंड में ली है, लेकिन जब मिरर में देखता है तो वह लेफ्ट हैंड दिखता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? दर्पण में शब्दों का उल्टा प्रतिबिंब दिखता है। शब्दों के आरेखन के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर निर्मित होता है। इससे ही पक्षों की अदला बदली कहते हैं। मतलब जो आदमी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखेगा, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड साइड मिरर में राइट हैंड साइड बन के दिखेगा। जो राइट हैंड साइड है वह मिरर में लेफ्ट हैंड साइड बनकर दिखेगा। इसे ही क्या कहते हैं? पक्षों की अदला बदली कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? पक्षों की अदला बदली। तो समतल दर्पण का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि उसमें जो दिखने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह मतलब अदला बदली करके दिखता है। इसका अर्थ क्या है? जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वह राइट हैंड साइड दिखेगा और जो राइट हैंड साइड होगा वह लेफ्ट हैंड साइड जैसा दिखाई देगा। अब दूसरा एक चीज पढ़ते हैं कि अगर बिंदु स्रोत है तो उससे प्रतिबिंब कैसे दिखेगा समतल दर्पण में। बिंदु स्रोत रखा गया है कोई, उसमें क्या होगा? बिंदु स्रोत से सभी दिशाओं से प्रकाश की किरण निकलती है। उनमें अनेक किरणें जो है दर्पण पर आती है और परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। परावर्तन के कारण ये किरणें दर्पण के पीछे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर दर्पण का प्रतिबिंब निर्मित होता है। इसका क्या अर्थ है? अगर आप लोग देखोगे कि एक फर्स्ट एग्जांपल देखो, में दर्पण पर लंबवत आने वाली किरण, मतलब अगर कोई किरण लंबवत आ रही है समतल दर्पण पर, आपतित किरण अगर लंबवत आ रही है तो वह परावर्तित भी लंबवत ही होगी। याद है प्रकाश के परावर्तन का नियम? थीटा आई बराबर थीटा आर, मतलब आई का मान अगर 90 अंश है तो आर का मान भी, थीटा आर का मान भी कितना होगा? 90 अंश ही होगा। इसलिए अगर कोई भी जो रेखा है वह लंबवत है, लंबवत आपतित किरण लंबवत है, तो उसकी परावर्तित किरण भी कैसी होगी? लंबवत ही होगी। उसके बाद का पहला जो मेरा आकृति दिख रही है, आंख है, एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है और बीच में मिरर रखा हुआ है। मतलब इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आप लोग देखिए, समतल दर्पण में M1 M2 के सम्मुख बिंदु स्रोत O है। बिंदु स्रोत O को क्या कहा है? ऑब्जेक्ट कहा है। इसमें दो आपतित किरणें OR1 और OR2 परावर्तन के नियमानुसार
R1S1 और R2S2 पे क्या होती है, परावर्तित होती है। इन परावर्तित किरणों के पीछे की ओर बढ़ाने पर वो एक दूसरे को बिंदु O1 पर प्रतिच्छेदित करती है और E की ओर से देखने पर, इसमें देखो सब आकृति दी गई है अच्छे से, देखो आकृति सब लोग देखो पहले। इसमें फिर से स्टार्ट करती हूँ। समतल दर्पण दिख रहा है, समतल दर्पण है M1 M2 और बिंदु स्रोत क्या है, O है। इसमें दो आपतित किरण OR1 और OR2 हैं और जो परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो गई है, परावर्तित हो गई हैं। तो परावर्तित होकर OR1 क्या बन गया, R1S1 और OR2 क्या बन गया, R2S2 बन गया है। फिर इसमें अगर हम R1S1 और R2S2 को पीछे की ओर मिलाएंगे तो वह किस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, O1 बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो वह O1 और कुछ नहीं बल्कि बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब है। तो इसमें क्या दिया गया है, परावर्तित किरणें प्रत्यक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसलिए इस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब मतलब हमें आभास होता हुआ दिखाई देता है। प्रतिबिंब की दर्पण से लंबवत दूरी बिंदु स्रोत की दर्पण की लंबवत दूरी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, OM1 बराबर O1M1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो लंबवत दूरी होगी मिरर से बिंदु की वह बराबर होगा प्रतिबिंब की भी मिरर से। मतलब OM1 का मान बराबर होगा O1M1 के। अगर कोई वस्तु प्रतिबिंब से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है तो वह प्रतिबिंब भी दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतीत होगा, आभास होगा, क्योंकि यह प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। उसी तरीके से दूसरा देखो, विस्तारित स्रोत देखो। एक हमने पेंसिल रखी है PQ मिरर M1 M2 के सामने, मिरर M1 M2 के सामने जो पेंसिल PQ रखी है उसका प्रतिबिंब जो होगा वह P1 Q1 होगा और उसकी भी लंबाई सेम होगी PQ के लंबाई के। तो PQ 5 सेंटीमीटर की पेंसिल है तो P1 Q1 जो उसका प्रतिबिंब बना है वो भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। और जितना भी बिंदु मतलब जितना उस वस्तु की लंबाई होगी उसका जो इमेज बनेगा उसकी लंबाई भी उतनी ही समान होगी। और तीसरा पॉइंट क्या, जितना भी उस वस्तु की दर्पण से दूरी होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब का भी आभास होगा। तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा, ये हमने जाना है। तो क्या क्या जाना है हमने, अगर आपतित किरण दर्पण पर लंबवत होगी तो परावर्तित किरण की दिशा भी लंबवत ही होगी। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि दर्पण की अगर किसी बिंदु स्रोत की दर्पण से दूरी जितनी होगी उतनी ही उसके प्रतिबिंब की भी दर्पण से दूरी होगी। तीसरा हमने पढ़ा अगर विस्तारित स्रोत की लंबाई जितनी होगी उतनी ही उसके मिरर में जो इमेज बनता है, जो उसकी परछाई बनती है उसकी भी लंबाई उतनी ही होगी। और चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पक्षों की अदला बदली वाला। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह लैटरली इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब जो उसका लेफ्ट हैंड साइड होगा वह मिरर में राइट हैंड साइड दिखेगा और जो राइट हैंड साइड होगा वह मिरर में लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा।
इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे निर्मित होगा और उसका स्वरूप कैसे क्या होगा? तो इसके लिए अगर हमने किसी वस्तु, नीचे एक वस्तु दी है रेड कलर की और उसमें दो मिरर लिया है, दो समतल दर्पण लिया गया है, वह समतल दर्पण 90 अंश के कोण पर अरेंज किया है। मतलब दो समतल दर्पण के बीच का जो कोण है वह कैसा है? 90 अंश का कोण है। दो समतल दर्पण के बीच में 90 अंश का कोण बना है, तो कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा? यह सूत्र, इसका एक सूत्र दिया गया हम लोगों को। यह सूत्र क्या है? n बराबर 360 माइनस बटे a माइनस 1। n क्या है? उसमें प्रतिबिंबों की संख्या, और a क्या है? दर्पण के बीच का कोण। दर्पण को हमने कितने अंश के कोण पर अरेंज किया है। ठीक है, तो कैसा सूत्र क्या है हमारा? n बराबर 360 बटे a माइनस 1, 360 डिग्री बटे a माइनस 1। जैसे कि पहला एग्जाम्पल ले लो। पहला एग्जाम्पल अगर हमने उसको 90 अंश पर अरेंज किया है, 360 बटे 90 माइनस 1, तो 90 का 360 में भाग दो तो 0 0 से कट गया, 9 चौक 36, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। तो देखो इसमें हम लोगों को आकृति में 3 इमेज बनी हुई दिख रही है। ठीक है, तो इसमें कितनी इमेज प्रतिबिंब बना हुआ है? 3 प्रतिबिंब बना हुआ हमें दिख रहा है। इसी तरीके से 120 अंश पे रख के देखेंगे, 60 अंश पे रख के देखेंगे, 45 अंश पे रख के देखेंगे, और 30 अंश पर रख के देखने पर कितने प्रतिबिंब बन रहा है उसका मान रखा गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। अगर 120 अंश पर बना है तो 360 बटे 120 माइनस 1, तो 0 0 से कट गया, 12 36, तो 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। तो 120 अंश पर कितना प्रतिबिंब बनेगा? 2 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसमें पिछली बार कुछ लोगों को डाउट था, इसे एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए, पहले आकृति देखकर समझ लीजिए। इसका कथन क्या है? समतल दर्पण द्वारा व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना आवश्यक है, ऐसा हमें कहा गया है। तो इसे सिद्ध भी करके दिखाया गया है इस कथन को, लेकिन ये हमारे इस बार के सिलेबस में नहीं है। फिर भी एक जानकारी के लिए आप लोग देख लीजिए इसे। ये आकृति देखिए सब लोग। इसमें इस आकृति में H जो है उस व्यक्ति का सिर है, आंख जो है वह E द्वारा दर्शाया गया है, और उसका जो पैर है, फुट, उसे F के द्वारा दर्शाया गया है। तो H उसका सर हो गया, E उसकी आंखें हो गई, F उसका पैर हो गया है। उसके बाद में R जो है वह मध्य बिंदु है इसका, HE का, और S जो हमने लिया है वह HF का, EF का मध्य बिंदु है। R है HE का मध्य बिंदु, और S जो है वह EF का मध्य बिंदु है। समतल दर्पण की जमीन से ऊंचाई NQ है, तो जो समतल दर्पण हमारा क्या है? PQ है, उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है? QN ऊंचाई पर उसे रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे PQ हमारा समतल दर्पण हुआ, हमने एक लंब खींचा QS, और PR एक लंब खींचा है, तो इससे क्या हो गया? PRSQ जो है वह एक
आयत हो गया है, क्योंकि दोनों बाजू बाजू के जो कोण है वह 90 अंश के हैं। कोण आर और कोण एस जो है हमने लंब खींचा है एच एफ पर। लंब खींचने की वजह से क्या हो गया, चतुर्भुज पी आर एस क्यू यह एक आयत हो गया। पी आर एस क्यू आयत होने की वजह से क्या होगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। पी क्यू बराबर आर एस, आकृति से देखकर समझो, पी क्यू बराबर आर एस। क्यों पी क्यू बराबर आर एस हो गया, क्योंकि यह हमने एक आयत सिद्ध किया है इसको, क्योंकि जो पी आर है वह लंब है एच एस पर, और वैसे ही क्यू एस जो है वह लंब है एच एस पर। तो लंब मतलब क्या हो जाएगा, लंब हो गया तो दोनों बाजू बाजू के कोण जो है वह 90 अंश के हो गए। कोण आर और कोण एस 90 अंश का हो गया। 90 अंश का अगर बाजू बाजू के कोण 90 अंश के हैं तो वह आयत हो जाएगा। तो आयत की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, सर्वांग होती हैं। इसलिए पी क्यू बराबर हो गया आर एस के। आर एस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आर ई धन ई एस। ठीक है, कैसे लिख सकती हूँ, आर ई धन ई एस करके भी लिख सकते हैं। तो वही लिखा है, ये जो आर एस और पी क्यू आपस में सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है, क्योंकि यह आयत की सम्मुख भुजा है। फिर आर एस को मैंने लिखा है आर ई धन ई एस, लेकिन आर ई जो है वह एच एफ का आधा है। एच एफ का आधा है, इसलिए ये क्या हो गया, एच ई, ये एच ई बटे 2 हो गया। वैसे ही जो ई एस है वह किसका आधा हो गया, ई एफ का आधा हो गया है। तो जो आर ई है वह एच ई का आधा हो गया, जो ई एस है वह ई एफ का आधा हो गया, जो हमने माना था उस हिसाब से। तो क्या हो गया, एच ई धन ई एफ कितना हो जाएगा, एच ई धन ई एफ कितना हो गया, मिलके पूरा एच एफ बना रहा है। तो एच एफ बटे 2 मतलब व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, ऐसा हमने सिद्ध कर दिया है। तो समतल दर्पण द्वारा व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब दिखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना आवश्यक होता है, ऐसा हमने सिद्ध किया। ठीक है, फिर इसके बाद का लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कुछ नहीं बल्कि सामान्यतः कांच के खोखले गोले से काटा गया एक भाग होता है। वह गोला कैसा होगा, वह गोला समझ लो बॉल की तरह होगा। जो हमारा रबड़ की गेंद होती है ना, पिंक कलर की या फिर रेड कलर की जो गेंद होती है, चॉकलेटी कलर की गेंद होती है, उसी तरीके से गोलीय दर्पण भी क्या है, सामान्यतः कांच के खोखले गोले से काटा गया भाग होता है। उसके आंतरिक या बाह्य पृष्ठभाग पर पदार्थ का विलेपन करके गोलीय दर्पण तैयार किया जाता है। इनके आंतरिक या बाह्य पृष्ठभाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस आधार पर गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार है अवतल दर्पण और दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण। यदि गोलीय पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार होगा तो वह अवतल दर्पण होगा, और अगर बाह्य पृष्ठ भाग चमकदार होगा तो वह उत्तल दर्पण होगा। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जानकारी आप लोग कल की क्लास में याद करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये जो होता है गोलीय दर्पण हमें बहुत सारी जगहों पर दिखता है, जैसे कि मेले में जाएंगे तो मेले में अपने को टेढ़ा मेढ़ा फेस दिखाई देता है, या फिर किसी कार में देखेंगे मोटर चालक का जो पीछे से आने वाला वाहन है उस पे भी समतल दर्पण नहीं लगाया जाता है। कौन सा दर्पण लगाया जाता है,
गोलीय दर्पण लगाया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने टॉपिक क्या क्या पढ़े हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, दर्पण कैसे तैयार किया जाता है, दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार में क्या क्या पढ़ा है, समतल दर्पण, समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है यह पढ़ा है। इसमें बिंदु स्रोत, विस्तारित स्रोत इत्यादि आते हैं। फिर गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक एंड करते हैं। आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है? हेलो मिस। हाँ 11 5 प्रकाश का परावर्तन, उसके आगे का स्लाइड दिखाइए ना। हेलो, हेलो मिस, आप 11 प्रकाश का परावर्तन, उसके आगे का स्लाइड दिखाइए ना। क्वेश्चन फिर से पूछिए ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही है बच्चों। 11 5 प्रकाश का परावर्तन, उसके आगे का स्लाइड दिखाइए ना। प्रकाश का परावर्तन के बाद क्या बोले? उसके आगे का स्लाइड दिखाइए ना। प्रकाश के परावर्तन का आगे का स्लाइड, समझ में नहीं आया, समझा दीजिए जरा। ये वाला टॉपिक प्रकाश क्या है। हाँ, प्रकाश क्या होता है एक कि मिनट, स्लाइड समझा दीजिए आगे का। हाँ, ये वाला जो आगे का स्लाइड है उसको समझा दीजिए जरा। प्रकाश क्या है वाली स्लाइड, हाँ, आगे का। प्रकाश के परावर्तन का अर्थ, ये वाला। हाँ हाँ, इसमें क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसका क्या प्रकार है। ठीक है, तो इसमें जो प्रकाश की किरण होती है किसी सतह पर गिरती है, सतह पर गिरने के बाद क्या होती है, वह परावर्तित होती है, मतलब उससे टकरा कर हमारी आंखों में जाकर, मतलब उसका जो किरण होती है हमारी आंखों में या पड़ती है। ठीक है, हमारी आंखों में पड़ती है, उसकी वजह से हमें वो चीज दिखाई देती है। जो भी कोई बहुत सारी जो प्रकाश की किरण है किसी भी वस्तु पर गिरती हैं, फिर किसी भी वस्तु पर गिरने पर क्या होती है, वह वहां से परावर्तित होती है, मतलब टकरा के वहां से रिटर्न आती है। रिटर्न कहाँ आती है, हमारी आंखों में रिटर्न आती है, जिसके कारण हमें वह वस्तु दिखाई देती है। अब इसमें दिया गया है कि उसके दो प्रकार कौन से हैं, प्रकाश के परावर्तन की जो दो प्रकार है, परावर्तन किस दो प्रकार का होता है। तो एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है, जो परावर्तित किरण और रिफ्लेक्टेड रेस, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो हर जगह पे बराबर ही होगा। जैसे देखो इसमें 3 किरण दिख रही है, तुम्हें दिख रहा है सब, तो ये जो है एकदम रेगुलर तरीके से होगा। लेकिन वहीं पर जो दूसरा है, जहां पर उसकी सतह बराबर नहीं होगी, खुरदुरी हुई होगी, तो वहां पर जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है उनके बीच का जो कोण होगा हर जगह अलग अलग होगा। तो वो परावर्तन जो होगा वह अनियमित परावर्तन होगा। ठीक है, समझ में आया? और टीचर, दर्पण के प्रकार, उसके आगे का स्लाइड समझा दीजिए मुझे। क्या है उसके आगे का स्लाइड? हाँ मैं, समझ में नहीं आया मैं। ये वाला दर्पण क्या है, हाँ मैं, दर्पण क्या होता है, जैसे इसके कि आगे हम, का स्लाइड समझा दीजिए। हाँ, इसके आगे का स्लाइड समझा दीजिए। ये वाला, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये जो होगा ना, समतल दर्पण से हमें कोई भी वस्तु कैसे दिखती है बताया गया है। ठीक है, तो कैसे दिखती है, उसके जो पीछे का जो पृष्ठभाग रहेगा उसमें कोई भी चमकीला पदार्थ, मतलब कौन सा चमकीला पदार्थ लगाया जाएगा, एल्यूमिनियम या चांदी का जो धातु रहता है उसका पतला लेप करके लगाएंगे, और वह लेप खराब ना हो, वह वैसे का वैसा ही बना रहे, इसलिए उसके पीछे जो होता है
लेड ऑक्साइड लगाया जाता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड लगाने पर जो वो लेप होगा वह जैसे का तैसा ही बना हुआ रहेगा और उसको संरक्षित रहेगा, और वह जो मिरर रहेगा बहुत ज्यादा समय तक चलेगा। तो इस तरीके से समतल दर्पण बना है। और उसमें जो नीचे जो दिया गया है उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको? हेलो उसका मिस। जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड, मतलब उसमें जब मिरर में हेलो वो मिस। आदमी दिख। हाँ हेलो। हाँ हेलो। गोलीय दर्पण इसके आगे का स्लाइड समझा दीजिए। क्या चीज? गोलीय दर्पण इसके आगे का स्लाइड समझा दीजिए। गोलीय दर्पण, ये स्लाइड? इसके आगे का स्लाइड। इसके आगे कोई स्लाइड नहीं है, ये गृह कार्य है, आपका क्वेश्चन है। प्रकाश क्या है ये आपको जानना है। ये पूरे पाठ अभी तक मैंने जो आधे घंटे में पढ़ाया ना वही दिया है। प्रकाश क्या है उसकी परिभाषा लिखनी है आपको। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखना है। दर्पण का कितने प्रकार है वो प्रकार लिखना है आपको। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है, इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है।